नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। प्यार में सुंदरता और रूप रंग कोई मायने नहीं रखता, भाग 3। इस कहानी को समझने के लिए भाग 1 और भाग 2 जरूर देखें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बीच में एक बड़ा सा स्क्रीन वाला लैपटॉप रखा हुआ था और उसका स्क्रीन का मुंह मेरी तरफ था और मैंने देखा कि उस स्क्रीन पर हमारे मैनेजर साहब थे। उनके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और चेहरे पर कुछ जख्म के निशान भी थे। तभी मेरी नज़र उनके पास बैठे एक लड़के पर पड़ी जो कोई और नहीं बल्कि पुष्पा का बॉयफ्रेंड था। मेरे हैरानी भरे हाव भाव को देखते हुए चारू जी ने कहा, मिस्टर राज, प्लीज मीट मिस्टर पवन. He is son of our manager and soon he will be new vice president of our company, so he will also present in your interview. चारू जी के बात करने के तरीके से मुझे लग गया था वो पवन को इस पोस्ट के लायक नहीं समझती, लेकिन शायद पुष्पा की जिद के आगे उन्हें मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा होगा। लेकिन ये बात भी मुझे आज ही पता चली कि पवन हमारे मैनेजर का बेटा है, यानी कि ये खिचड़ी दोनों बाप बेटे मिलकर पका रहे हैं। उस लड़के ने मुझे देखकर एक कुटिल मुस्कान भरी और कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर राज, प्लीज बी सीटेड इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप एज इट विल हेल्प माय फादर टू सी यूर प्रॉपरली। उसकी मुस्कान देख मुझे ये तो समझ आ गया था कि वो उस दिन की बेइज्जती अभी तक भूला नहीं है और ज़रूर ये दोनों बाप बेटे मुझे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। मैं लैपटॉप के आगे जाकर बैठ गया। उधर पुष्पा और चारू की नज़रें भी मुझ पर ही थी। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने देखा कि मैनेजर साहब मुझे मेरे वर्क फील्ड के बाहर के सवाल पूछ रहे थे, जिसकी वजह से मैं ज़्यादातर सवाल का उत्तर नहीं दे पा रहा था और मेरे हर गलत उत्तर पर पवन और पुष्पा के चेहरे की हंसी और बढ़ जाती थी। पुष्पा जरूर मुझे इग्नोर करती हो, लेकिन वो मुझे आज भी पसंद नहीं करती थी। चारू जी भी बेबस ये सब देख रही थी। उन्हें भी समझ में आ रहा था कि मैनेजर साहब गलत कर रहे हैं, लेकिन वो पुत्री मोह में विवश थी। इधर मेरे भी सब्र का बांध टूट गया था। मैं नहीं चाहता था कि आज कोई भी बखेड़ा खड़ा हो, लेकिन उनके फालतू सवाल और तीखे आलोचनाएं मुझे उकसा रही थी। मैंने तेज आवाज में कहा, सर आप जानते हैं मैं स्टोर्स डिपार्टमेंट में काम करता हूं और आप मुझसे टेक्निकल सवाल पूछ रहे हैं। ये आपको भी पता है कि टेक्निकल ना तो मेरा जोनर है और ना ही मैनेजर के पोस्ट के लिए इसकी कोई ज़रूरत होती है। मैनेजर गुस्से से बोले, अब तुम मुझे बताओगे कि मैनेजर के पोस्ट के लिए क्या काबिलियत होनी चाहिए। मैं पिछले कई सालों से इस कंपनी को एक अच्छे मैनेजर की तरह आगे बढ़ाया है। पुष्पा भी बीच में चिल्ला उठी, मिस्टर राज, अगर आपको सवाल का जवाब नहीं पता, इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं कि सवाल ही गलत है। अपनी गलतियों को दूसरे पर सर डालने की आदत छोड़ दीजिए। मैं समझ चुका था कि यहाँ पर कुछ भी बोलना बेकार है। मैं बिना कुछ कहे अपनी कुर्सी से उठा और वापस जाने लगा और जाते जाते बोला, सॉरी मैडम, मुझे लगता है कि मैं आपकी इस कंपनी में काम करने के लायक नहीं हूँ। कल सुबह ही आपको मेरा इस्तीफ़ा आपके टेबल पर मिल जाएगा। मैं उसके बाद बड़े बड़े कदमों के साथ बाहर निकल गया। पीछे से मुझे चारू जी के बुलाने की आवाज़ भी आई थी, लेकिन मैं नहीं रुका। अब मेरे जहन में सिर्फ एक ही चीज़ घूम रही थी और वो ये थी कि मुझे भी अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर बनना है।
और उसके लिए मुझे जितनी भी पढ़ाई करनी पड़े मैं करूँगा और एक दिन पुष्पा की कंपनी को अपनी कंपनी बनाकर दिखाऊंगा। उस दिन ऑफिस से लौटने के बाद मैं बहुत ही निराश और हताश महसूस कर रहा था, क्योंकि पुष्पा मेरे साथ जैसा भी बर्ताव करे, लेकिन मैंने उसकी कंपनी को हमेशा अपना 100% दिया था और आज उसी कंपनी को मुझे छोड़ना पड़ गया था। लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली थी कि जो भी हो मैंने अपना आत्मसम्मान बचाए रखा था। अभी तक घर में मैंने किसी को भी अपनी नौकरी छोड़ने वाली बात नहीं बताई थी। वैसे भी मेरे घर में किसी को उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे घर वाले तो कभी चाहते ही नहीं थे कि मैं कहीं नौकरी करूं। उनका तो यही मानना था कि दूसरों के घर मेहनत करके उन्हें बढ़ाने से अच्छा है कि खुद के घर में काम करके खुद को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा पूरा खानदान हलवाई की दुकान से कभी आगे ही नहीं बढ़ा था। मैं अपने खानदान का पहला सदस्य था जिसने हलवाई की दुकान छोड़कर नौकरी किया था। खैर, मैंने ऑफिस में हुए सारे घटनाक्रम को अपने बड़े भैया से कह सुनाया और जैसा कि मुझे पहले से ही मालूम था, उनको मेरे नौकरी छोड़ने से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो तो खुश हो गए और कहा, चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने तुम्हारे सर से नौकरी करने का भूत तो उतर गया। लेकिन मेरे मन में उठ रहे उस इंतकाम की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी और मैं जल्द से जल्द पुष्पा को उसके उस लालची बॉयफ्रेंड को सबक सिखाना चाह रहा था। अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठकर दुकान की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि मुझे रात भर घर में एक घुटन सी महसूस हो रही थी। मैं दुकान के पास पहुंचा और शटर ओपन करने जा ही रहा था कि मैंने देखा कि मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा और अंग्रेजी में कुछ कहा। मैं पीछे पलट कर देखता हूँ तो चौंक जाता हूँ, क्योंकि ये तो वही अंग्रेज था। हाँ, मिस्टर रॉबर्ट, यही नाम था इनका, जिसने चारू जी को ऑफर दिया था कि वो उसे कंपनी के सभी बड़े ओहदे पर उसके आदमियों को रखे। उसके बदले वो पुष्पा की कंपनी को फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा और मैंने ही उसके इस ऑफर की खिलाफत की थी, जिसकी वजह से वो डील नहीं हो पाई थी। लेकिन मैं ये सोचकर हैरत में था कि ये बंदा इतनी सुबह ये मेरे पास क्यों आया है और इसे मेरे इस दुकान के बारे में कैसे पता चला। मिस्टर रॉबर्ट ने मेरे हैरत भरे हाव भाव को देखकर कहा, इसमें चौंकने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे पास एक डील लेकर आया हूँ जिससे कि तुम्हारा और मेरा दोनों का फायदा हो सकता है। उस दिन तुम्हारी वजह से उन्होंने मेरी डील कैंसिल कर दी और अब मैं तुम्हारे ही जरिए उनको बर्बाद करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुमने उनकी नौकरी क्यों छोड़ दी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ मेरे साथ हाथ मिलाकर उन्हें बर्बाद करने का, और मैं तुम्हारी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट के लिए तुम्हें अपॉइंट करना चाहता हूँ। मुझे उसकी बातें सुनकर ये समझते देर नहीं लगी कि वो एक तीर से दो शिकार करना चाहता है। पहले तो मुझे मैनेजर बनाकर पुष्पा की कंपनी के सारे ट्रेड सीक्रेट पता करना, और जैसे ही वो उनकी कंपनी को ओवरटेक कर लेगा तो शायद उस दिन मुझे भी अपनी कंपनी से बेदखल कर दे। लेकिन मैं रिस्क उठाने को भी तैयार हो गया, क्योंकि मेरे जहन में अभी भी पुष्पा की कही हुई बातें गूंज रही थी। मैंने मिस्टर रॉबर्ट से कहा, सर, मुझे आपका ये ऑफर मंजूर है, लेकिन मेरी दो कंडीशन है। मिस्टर रॉबर्ट ने पूछा, What are your conditions? मैंने कहा, सर, मेरी पहली कंडीशन है कि जब तक मैं उनकी कंपनी को
टेक ओवर ना कर लूं। आप मेरे किसी भी फैसले पर ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे और दूसरी शर्त यह है कि आपको मुझे पुष्पा की कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनाना होगा। जब मैं पुष्पा की कंपनी को आपकी कंपनी बना दूंगा। मिस्टर रॉबर्ट कुछ देर सोचने के बाद मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर बोले, मुझे तुम्हारे दोनों शर्तें मंजूर हैं। ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड और कल मेरे ऑफिस आ जाना। गुड बाय। उनके जाने के बाद मैंने दुकान की शटर को वापस बंद करके घर चला आया और अगले दिन की तैयारी में जुट गया। अगले दिन मैं मिस्टर रॉबर्ट की कंपनी में पहुंच गया और मैनेजर की पोस्ट के लिए जो भी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी की और फिर मिस्टर रॉबर्ट ने मुझे अपने कंपनी के बाकी सभी स्टाफ से मिलाया और मैंने देखा कि इनकी कंपनी के ज़्यादातर लोग विदेशी थे। थोड़े बहुत इंडियन कर्मचारी थे, वो भी सिर्फ छोटे मोटे कामों के लिए थे। मैं उनकी कंपनी में इकलौता इंडियन कर्मचारी था जो कि किसी बड़े ओहदे पर था। उसके बाद मिस्टर रॉबर्ट मुझे एक कैबिन में ले गए और कहा, दिस इज़ योर कैबिन एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड यू विल लुकिंग आफ्टर दिस कंपनी। मैं उस कुर्सी पर बैठ गया और मैंने अपना पहला डिसीजन लिया और वो ये था कि इस कंपनी में नए इंडियन कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी और उनका ओहदा इन विदेशी कर्मचारियों के बराबर का होगा। मेरे इस फैसले को सुनकर मिस्टर रॉबर्ट तिलमिला उठे और बोले, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने उन्हें उनकी पहली शर्त याद दिलवाई और कहा, सर प्लीज़ आप याद कीजिए, मैंने कहा था कि आप मेरे किसी भी फैसले का विरोध नहीं करेंगे और वैसे भी मेरे इस फैसले से आपका ही फ़ायदा होगा। मेरा फ़ायदा वो कैसे? मेरी बात सुनकर मिस्टर रॉबर्ट चौंकते हुए बोले, तो सुनिए सर, मुझे पता है कि आप अपने लोगों को इसीलिए नौकरी पर रखते हैं क्योंकि आप उन पर हमसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन आप भूल रहे हैं कि लालच किसी भी इंसान में आ सकता है। वो आदमी की रंग या जात पर निर्भर नहीं होता और वैसे भी आप अपने इन अंग्रेज एम्प्लॉयज़ को डॉलर में सैलरी देते होंगे, लेकिन आप सोचिए कि आप एक अंग्रेज एम्प्लॉय के सैलरी पर 5 इंडियन एम्प्लॉय रख सकते हैं। उससे आपके कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो भी कम खर्चे में। मैंने मिस्टर रॉबर्ट को समझाते हुए बोला। वो मेरी बात सुनकर संतुष्ट लग रहे थे और फिर कहा, यू आर राइट मिस्टर राज, आई हैव नो इश्यू विद योर डिसीजन, प्लीज़ गो अहेड। उसके बाद मैंने अपनी एक नई राह चुन ली और अब मेरा मकसद ज़्यादा दूर नहीं था। कहते हैं कि हर एक कामयाबी के लिए कुछ ना कुछ तो कुर्बान करना पड़ता ही है और मेरे केस में भी वही हुआ। मैंने कामयाबी तो पाई, लेकिन उसके लिए मैंने एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकाई थी और वो थी मेरी इंसानियत। लेकिन किसी ने कहा है ना कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। मैंने मिस्टर रॉबर्ट के यहाँ काम करते हुए हर वो एक पैंतरे आजमाए जिन्हें कभी मैं खुद भी नहीं पसंद करता था। मैंने सबसे पहले तो पुष्पा के कंपनी के भरोसेमंद कर्मचारियों को लालच देकर अपनी कंपनी में अपॉइंट करने लगा, जो पैसों से नहीं बल्कि उन्हें डराया धमकाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि महज 1 साल के भीतर ही पुष्पा की कंपनी के ज़्यादातर कर्मचारी हमारी कंपनी के लिए काम करने लगे थे, जिसकी वजह से पुष्पा की कंपनी दिन ब दिन कमज़ोर होने लगी थी। जब मुझे लगा कि अब उनके हौसले जवाब दे चुके हैं,
तब मैंने एक दिन मिस्टर रॉबर्ट से कहा कि अब वक्त है उनसे फेस टू फेस मीटिंग करने का। रॉबर्ट ने चारू जी से बात करके सोमवार का दिन तय किया मिलने का, लेकिन उन्हें और पुष्पा को आज तक ये नहीं पता चला था कि उनकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। सोमवार का दिन आज सुबह से ही मैं बहुत ही खुश था, क्योंकि आखिरकार मैंने जो ठाना था आज उसे हासिल करने का दिन जो था। मीटिंग शुरू हो चुकी थी और उस वक्त मीटिंग में चारू जी, पुष्पा, उसका बॉयफ्रेंड और पुष्पा की कंपनी के मैनेजर और पुष्पा के होने वाले ससुर मौजूद थे। इधर हमारी कंपनी की तरफ से मिस्टर रॉबर्ट और हमारे कंपनी के लॉयर उनसे डील कर रहे थे। आखिरकार चारू जी ने हार मानकर हमारी कंपनी के अंदर काम करने को राजी हो गई और साथ ही साथ मिस्टर रॉबर्ट ने उनसे ये डील भी करवा ली कि सारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स हमारी कंपनी के होंगे और तो और हमारी कंपनी के शेयर भी उनकी कंपनी से ज़्यादा होंगे। इस बात पर पुष्पा भड़क गई, लेकिन फिर जब उसके बॉयफ्रेंड ने डील को एक्सेप्ट करने के लिए उसे समझाया तो उसने मजबूरन उस डील को भी एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद हमारे लॉयर ने सारे कागजात को निकालकर उनकी तरफ बढ़ा दिया और उनसे सभी कागजात पर साइन करने को कहा। चारू जी ने नम आंखों से सारे डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए और उसे मिस्टर रॉबर्ट की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन तभी मिस्टर रॉबर्ट ने कहा, मैं चाहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट मेरे कंपनी के मैनेजर आपके हाथों से ले, क्योंकि इस डील को कराने का सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। मिस्टर राज, प्लीज़ कम इनसाइड। उसके बाद मैं, जो कि कभी तक मीटिंग रूम के बाहर खड़ा था, उन सब की बातें सुन रहा था, मीटिंग रूम में प्रवेश करता हूँ और मुझे देख पुष्पा और पुष्पा के बॉयफ्रेंड का मुंह उतर जाता है और वो मुझसे नजरें चुराने लगते हैं, लेकिन मैंने चारू जी के चेहरे पर घृणा के भाव देखे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उनके उस रिएक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। चारू जी किसी मूर्ति की तरह फाइल लेकर खड़ी थी, इसीलिए मैंने खुद आगे बढ़कर चारू जी के हाथ से वो फाइल ले लिया। उसके बाद मैं हमारे एक्स मैनेजर की तरफ मुड़ा और कहा, थैंक्स सर, आपने और आपके बेटे ने अगर पुष्पा को कन्वेंस नहीं किया होता तो शायद ये डील नहीं हो पाती, और जैसा कि हमारी डील हुई थी, हमारी कंपनी आपको आपके योगदान के लिए 50 लाख का ट्रांसफ़र आपके अकाउंट में आज शाम तक कर देगी। मैनेजर और उसका बेटा मेरी बातें सुनकर बगले झांकने लगे, जैसे ही किसी ने उनकी चोरी पकड़ ली हो। मैंने चारू जी की तरफ देखा और कहा, चारू जी, मुझे आपसे काफ़ी हमदर्दी है, लेकिन आपके इस हालत की जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि आपने अपनी बेटी को सब कुछ सिखाया, लेकिन उसे इंसान को परखना सिखाना भूल गई। आपकी बेटी ने एक ऐसे लड़के पर भरोसा किया जिसने थोड़े से पैसे के लालच में आकर अपनी ही होने वाली पत्नी के खिलाफ साजिश कर डाली। और एक बात सुन लीजिए, जो हाल आपका हुआ था वही हाल आपकी बेटी का भी होगा, क्योंकि उसने भी वही गलती की थी जो कभी आपने अपनी जवानी में किया था। चारू जी बेबस और लाचार महसूस कर रही थी और धम से अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई। मैं पुष्पा की तरफ देखकर कहा, मैंने बचपन में तुमसे जो भी कहा वो लड़कपन में कहा था, लेकिन तुमने मेरा अपमान अपने पूरे होशो हवास में किया था। तुम हमेशा से जिसके खिलाफ रही, अंत में तुमने भी वही गलती की। तुम्हें लोगों का खुद के बारे में बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुमने भी रंग भेद किया और मुझे मेरे काले होने पर जलील किया। तुमको क्या लगता है कि ये तुम्हारा हैंडसम बॉयफ्रेंड तुम्हें प्यार करता है?
ये सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था अपनी तरक्की के लिए, क्योंकि जब मैंने अपना आदमी इसके पास भेजा था तो उसने साफ साफ कहा था कि उसे तुम में और तुम्हारी डूबती हुई कंपनी में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने ये भी कहा था कि वो सारी जिंदगी एक मोटी लड़की के साथ नहीं गुजार सकता। वो तब तक तुम्हारे साथ रहता जब तक तुम्हारी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी ना बना ले। पुष्पा ने एक बार अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखा और फिर उसके चेहरे पर घृणा और अफसोस के भाव उभर आए। उसके बाद अगला झटका मैंने मिस्टर रॉबर्ट को दिया और उनसे कहा, सॉरी सर, आज से मैं आपके कंपनी में काम नहीं कर पाऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप मेरी पोस्ट पुष्पा को दे दीजिए। मैं अपने उस दुकान में ही बहुत खुश हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं एक कॉरपोरेट टाइप का बंदा ना दिखूं, लेकिन इस कॉरपोरेट वर्ल्ड में पिछले 1 साल में अपने अंदर की इंसानियत को भी खोता जा रहा हूँ। इतना कहकर मैंने अपनी जेब से मेरा रेजिग्नेशन लेटर निकाला, और जो कि मैं यहाँ आने से पहले ही लिख रहा था, और उसे मिस्टर रॉबर्ट को दे दिया और कमरे से बाहर निकल गया। मेरे इस हरकत पर रूम में बैठे सभी लोगों का चेहरा हैरत से भर गया था और कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई थी। 3 महीने के बाद मेरी मेहनत और लगन की वजह से मेरी दुकान अब बड़ी हो गई थी और साथ ही साथ मैंने कुछ आदमी भी रख लिए थे जो सारा काम करते थे, लेकिन आज तक मेरी शादी नहीं हो पाई। शायद उसकी वजह थी कि अब मुझे शादी करने का मन नहीं रहा, क्योंकि जिससे मैं शादी करना चाहता था उसे तो खुद मैं छोड़कर आ चुका था। मैं एक दिन ऐसे ही मैं दुकान के गल्ले पर बैठा था कि मेरे दुकान के पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक औरत निकली जो कि और कोई नहीं बल्कि चारू जी थी। वो निकलकर सीधे हमारे दुकान की तरफ आई और मेरे बड़े भैया के पास जाकर कुछ बात करने लगी और फिर मैंने दोनों को मुस्कुराते देखा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है कि तभी गाड़ी से एक और औरत निकली जो कि साड़ी पहने हुए थी और उसने घूंघट डाल रखा था और वो गाड़ी से उतरकर मेरे पास आने लगी। मेरे पास आकर उसने मुझसे कहा, क्या आपके दुकान में गुलाब जामुन है? मैं उसकी आवाज़ को सुनकर समझ चुका था कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरी पुष्पा थी। तब तक मेरे भैया और चारू जी भी हमारे पास आ गए और मुस्कुराते हुए कहा, गुलाब जामुन तो हमें भी पसंद है। ये घटना देखने के लिए दुकान में मौजूद सब लोग खड़े होकर हमारी तरफ ही देख रहे थे। पुष्पा ने अपने घूंघट को उठाया और कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं शर्म से लाल हो चुका था और फिर मैं हकलाते हुए बोला, मुझे ऐसे हकलाते देख पुष्पा समेत दुकान में मौजूद सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। तो आखिरकार मेरी शादी हो ही गई और वो भी उससे जिससे कि मैं शादी करना चाहता था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की प्यार भरी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।